वो मान गया उसने में। वो पता क्या होता है, रियल लाइफ के अंदर बहुत रेयर होता है। वो पता कब होता है, जब कंपनी क्या हो रही है, कंपनी को अर्जेंट नीड है पैसों की, ठीक है, और यह कंपनी बंद होना चाहती है, बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रही है, तो वो कहते हैं चलो भाई जो भी मार्केट से मिले फटाफट से बेच के ले लो। वो उस सिचुएशंस में होता है। लेकिन ऐसा रियल लाइफ के अंदर बहुत रेयर होता है, लेकिन आपके क्वेश्चंस, बुक्स के क्वेश्चंस में जरूर होता है। ठीक है जी, देखो अब मैं एक और केस बनाता हूँ, केस यही रहेगा। ठीक है जी, केस यही है। अब मैंने कंसिडरेशन की वैल्यू 15 लाख ना करके मैंने क्या कर दी सर, 15 लाख ना रख के क्या कर दी, 3 लाख रुपए कर दी। अगर ऐसा हो जाए कि 15 लाख ना रहे, कंसिडरेशन हम उसको कितनी दे रहे हैं, 3 लाख रुपए, मतलब ए लिमिटेड बी लिमिटेड का बिजनेस खरीदेगी 3 लाख रुपए में, एसेट्स खरीदेगी 10 लाख के, लाइबिलिटीज खरीदेगी 4 लाख में। अब उस केस में देखो एंट्रीज क्या होंगी सर, उस केस में एंट्रीज पता क्या होंगी, देखो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट खरीदे, लाइबिलिटी खरीदी क्रेडिट, हाँ जी सॉरी क्रेडिट आएगा, हाँ जी सर, उसके बाद बी लिमिटेड भी आएगा क्योंकि वैल्यू गिवन है, हाँ जी सर। चलो अब मेरे को बताओ यहाँ पे कितने पैसे लिखोगे सर, यहाँ पे लिखेंगे हम 10 लाख के एसेट्स खरीदने हैं, आपने बताया ऊपर, ये देखो आपने बाकी फिगर्स तो सेम रखी है ना, और 4 लाख की लाइबिलिटीज खरीदी हैं। अब मेरे को असूलन बताओ देने कितने बनते हैं सर, हमने 10 लाख के एसेट्स खरीदे, प्लस करो या माइनस सर, माइनस 4 लाख की लाइबिलिटीज। चाहे क्वेश्चन में कंसिडरेशन गिवन है, लेकिन एक बार रफ में देखा करो निकाल के देने कितने बनते थे, 10 लाख माइनस 4 लाख 6 लाख सर, 6 लाख बनते हैं देने। क्या यह 6 लाख दिख दूं कि ये क्वेश्चन में गिवन है फिगर सर, अगर क्वेश्चन में कंसिडरेशन की फिगर ना गिवन होती तो 6 लाख दिख देता, लेकिन 6 लाख ऑलरेडी नहीं, हमने निकाल तो ली लेकिन वो लिखने नहीं है, क्यों, क्योंकि कंसिडरेशन की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 3 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 लाख लिख देता हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, बैलेंसिंग अभी भी आ रही है, हाँ जी सर, अब बैलेंसिंग वेयर आ रही है, बताना जरा बैलेंसिंग वेयर कहाँ पे आ रही है सर, बैलेंसिंग वेयर ना क्रेडिट में आ रही है। अच्छा सर, अब मेरे को एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपने कोई बिजनेस खरीदा, उसके एसेट 10 लाख के खरीदे और 4 लाख की लाइबिलिटी खरीदी, तो आपके पैसे देने कितने बनते थे उस बिजनेस को सर, हमारे पैसे बनते थे बी लिमिटेड को देने 6 लाख रुपए, लेकिन बी लिमिटेड क्या कहती है कि मेरे बिजनेस को 3 लाख में ही खरीद लो, मेरे को 3 लाख दे दो, मैं तैयार हूँ बेचने के लिए। अच्छा सर, 6 लाख का बिजनेस अगर आप 3 लाख में खरीद रहे, अगर 6 लाख की चीज आप 3 लाख में खरीदा है, तो आपको 3 लाख का क्या हो रहा है सर, बोलो सर, 3 लाख का सर, 3 लाख का हमें फायदा हो रहा है सर, फायदा बताओगे, यानी कि हमें इनकम हो रही है सर। इनकम का नेचर क्या होता है सर, इनकम का नेचर क्रेडिट होता है, क्यों होता है, क्योंकि इनकम कौन से घर से बिलोंग करती है सर, इनकम बिलोंग करती है नॉमिनल अकाउंट से, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है सर, डेबिट द लॉस क्रेडिट द इनकम, और हमारे को क्या हो रहा है सर, फायदा हो रहा है, तो इनकम हमारी क्रेडिट होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज ना भी याद हो तो देखो क्रेडिट में ही बैलेंसिंग फिगर आ रही है ऑटोमेटिकली, अगर आपको ये भी नहीं याद कि ये क्रेडिट द इनकम होती है, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट में बैलेंसिंग रिजर्व आ रही है, हाँ जी सर आ रही है। किस नाम से लिखोगे इसे सर, लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। किस नाम से लिखेंगे सर, कैपिटल रिजर्व। सर ये क्या होता है सर, ये होता है, आपने 11th क्लास में 2 रिजर्व्स पढ़े थे, याद है, आपने एक चैप्टर पढ़ा था डेप्रिसिएशन के बाद आपको एक चैप्टर आता था या पहले आता था, आई थिंक रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, हाँ जी सर हमने पढ़ा था रिजर्व्स एंड प्रोविजन। वहाँ पे रिजर्व्स में आपको 2 चीजें पढ़ाई गई थी, कैपिटल रिजर्व्स होते हैं और एक रिवेन्यू रिजर्व्स होते हैं। रिवेन्यू रिजर्व्स कौन से रिजर्व्स होते हैं सर, जो हम डेली बेसिस पे अपनी इनकम से बनाते हैं। रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, द अमाउंट विच इज सेट टू बी असाइड टू मीट अननोन लायबिलिटी, याद आ गया, हाँ जी सर। तो ये रिवेन्यू रिजर्व किस में से बनाए जाते थे सर, जो आप रेगुलर बेसिस पे अपना प्रॉफिट कमाते हो ना सामान बेच के, जिस चीज़ का आपका काम है, उसमें से आप कुछ पैसे जोड़ लेते हो रिजर्व में, ताकि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हो उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से अगर हम कोई बिजनेस बेचते हैं और उस बिजनेस को बेचने पे कोई फायदा होता है, तो हम कैपिटल में डालते हैं। याद आ गया, आपको याद होगा, आपको ये बताया जाता था कि अगर आपने कोई फिक्स एसेट बेचा और उसको फायदे पे बेचा, तो वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है, और उस कैपिटल प्रॉफिट में से आप कैपिटल रिजर्व बनाते थे। बात क्लियर होगी। तो बैलेंसिंग वेयर कहाँ जाएगी सर, कैपिटल रिजर्व में। कितनी भेज दो सर, 3000, कितने सर, 3 लाख रुपए। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया, पहले ये बताओ मेरे को। हाँ जी सर हो गया, एक बार समराइज कर दो। तो मैंने आपको समराइज इस तरीके से करवाता हूँ अगले पेज पे। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपने ये चेक करना है कि वेदर कंसिडरेशन इज गिवन और नॉट। पहले सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, कंसिडरेशन इज गिवन और नॉट। अगर कंसिडरेशन नॉट गिवन, अगर नहीं गिवन, तो आप ऑटोमेटिकली एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करोगे, ठीक है। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कहाँ ट्रांसफर कर दोगे सर, हम ट्रांसफर कर देंगे जिससे हम बिजनेस खरीद रहे हैं, अपने एग्जांपल में बताया बी लिमिटेड के खाते में, ठीक है जी, ये सबसे आसान है, हाँ जी। लेकिन अगर कंसिडरेशन गिवन है
तो आप क्या चेक करोगे कि क्या जो कंसिडरेशन है वो ज़्यादा है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी से। अगर ऐसा है, अगर कंसिडरेशन ज़्यादा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 15 लाख इज मोर देन 6 लाख, तो इस केस में बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी सर बताओ? गुडविल। और गुडविल आपका क्या होता है सर? एसेट होता है, तो ये क्या होएगा सर? गुडविल क्या होएगी सर? डेबिट। अगर कंसिडरेशन तो गिवन है लेकिन कंसिडरेशन जोन सी है वो छोटी है, किससे छोटी है सर? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके। तो उस केस में जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था? कंसिडरेशन मैंने रखी थी सर 3 लाख रुपए और एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके आ रहा था 6 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? 3 लाख की सर आपने ट्रांसफर कर दी थी कैपिटल रिजर्व में। बात क्लियर है? और कैपिटल रिजर्व क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है तो बताओ पहले। देखो सर, मैं एक एक एंट्री ना आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, और मैं इसलिए इतने अच्छे से ये चीज़ समझा रहा हूँ क्योंकि यही सेम टॉपिक ना अभी आपको वहाँ पे भी अप्लाई करना है शेयर्स वाले चैप्टर के अंदर। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि वहाँ पे मेरे को ये हेल्प हो जाएगी, जब मैं इस टॉपिक को दोबारा वहाँ पे लूँगा तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है, आप इस चीज़ के तो फेमिलियर हो गए होंगे पहले। बोलो जी, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर हो गया। मतलब समझ आ गया कि इस केस में गुडविल क्यों बनती है। मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया। इस केस में घाटा क्यों होता है? क्योंकि इस केस में हम पैसे तो ज़्यादा नहीं दे रहे, कम दे रहे हैं, लेकिन बिजनेस हमें ज़्यादा का मिल रहा है। अगर कोई सामान आपको 6 लाख वाला 3 लाख में मिल जाता है तो आपको फायदा है, लेकिन आप 15 लाख वाली चीज़ के लिए 6 लाख देने के लिए तैयार हो तो आपको नुकसान तो हो रहा है। लेकिन क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि आप उसकी गुडविल खरीद रहे हो जरूर। ठीक है, आपको उससे फायदा मिलेगा। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए अगर ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो तो उसके अंदर कुछ खास बात होगी, मैंने आपको बताया। ठीक है ना? बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। ओके सर, चलो जी, पहले तो मैंने आपको पहली एंट्री समझाई है, अभी दूसरी एंट्री भी समझानी है। चलो जी, आपने अभी तक मेरे साथ पहली एंट्री कैसे सीखी, मैं आपको एक बार एंट्रीज दोबारा डाल के दिखाता हूँ, देखना जरा। पहले केस में आपने क्या एंट्री सीखी? देखो बेसिकली क्या हो सकता है सर, एक एंट्री में अगर समराइज करूँ तो ऐसा हो सकता है, पहली एंट्री के अंदर सन्ड्री एसेट जो हम खरीद के आएंगे वो डेबिट होंगे। आपको एसेट्स की पहचान तो है ना? हाँ जी सर पहचान है। ये कैसी सी बातें करो, फर्नीचर, ये मशीनरी और बिल्डिंग वगैरह हमारे एसेट्स होते हैं, क्रेडिटर्स और ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है? लाइबिलिटीज होती है। मैंने कहा हाँ जी, बैंक लोन वगैरह। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाता था जी टू वेंडर। वेंडर का मतलब बी लिमिटेड। वेंडर का मतलब होता है जिसका हम बिजनेस खरीद रहे हैं। वेंडर का मतलब कौन है? जिसका हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं। बिजनेस परचेज, जिसका हमने बिजनेस परचेज करा। किसका परचेज करा सर? बी लिमिटेड का। ठीक है जी, वेंडर अकाउंट लिख दिया उसका, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं दे रहा तो बी लिमिटेड लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए उसका नाम एक्चुअल में क्या होता है? वेंडर होता है। ठीक है, अच्छा। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि बैलेंसिंग आ जाए डेबिट में। हाँ जी सर हो सकता है, मैंने अभी आपको केसेस बनवा दिए, वो भी मैं नोट्स लिखाऊंगा, ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। गुडविल अकाउंट डेबिट, हाँ जी सर। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है डेबिट में ना आए तो कहाँ पे आ सकती है सर? क्रेडिट में आ सकती है। अच्छा, क्या सर दोनों चीजें हो सकती है? गुडविल भी आ जाए, कैपिटल रिजर्व भी आ जाए? मैंने कहा नहीं जी, दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती। कभी आपने सुना आपको फायदा भी हुआ एक ही ट्रांजेक्शन में और एक ही ट्रांजेक्शन सेम ट्रांजेक्शन में नुकसान भी हुआ ना? आपको या तो फायदा होगा या आपको नुकसान होगा। ठीक है जी, हाँ जी सर। तो ये आपको मैंने मर्ज करके बता दी कि ये सिचुएशंस हो सकती हैं। बात क्लियर है? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। चलो चलो जी, अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री में आप क्या करोगे? ये जो बी लिमिटेड आपने क्रेडिट करा था, यानी कि वेंडर को क्रेडिट करा था, वो अगली एंट्री में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। वेंडर अकाउंट डेबिट। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बी लिमिटेड लिख देता हूँ। ठीक है सर, क्यों डेबिट करा है? इसलिए डेबिट करा है सर क्योंकि इस एंट्री में उसको हम या तो पैसे दे देंगे या तो हम उसको डिबेंचर्स दे देंगे, जो उसको वादा करा था वो दे के रफा दफा कर देंगे। बात क्लियर है? तो अब एक बात बताओ, जब मैंने उसके पैसे देने थे तो वो मेरे बुक्स में लायबिलिटी था, इसलिए वो क्रेडिट हुआ था। लेकिन जब मैं उसके यहाँ लायबिलिटी पे कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा सर? बोलो क्या हो जाएगा सर? डेबिट हो जाएगा। आप मेरे को याद करके बताओ, 11th क्लास के अंदर अगर आप सामान उधार पे खरीद के आते थे तो आप एंट्री क्या पाते थे सर? हम एंट्री पाते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अगर राम से खरीद के आते थे तो ये राम आपका क्या होता था सर? डेटर या क्रेडिटर? सर क्रेडिटर होता था। ठीक है, तो अगली एंट्री में जब इसको पैसे दे देते थे तो क्या करते थे सर? हम ये लिखते थे राम यानी कि क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू
कैश, अगर पैसे दे रहे हैं, बात क्लियर होगी। तो मैं भी तो ये कर रहा हूँ, मैंने उससे बिजनेस खरीदा तो बिजनेस परचेज टू क्रेडिटर यानी कि वेंडर, और अगली एंट्री में राम क्रेडिटर यानी कि वेंडर बी लिमिटेड डेबिट टू कैश। अगर कैश दे रहा हूँ तो कैश लिख दूंगा, अगर डिवेंचर दे रहा हूँ तो डिवेंचर लिख दूंगा, बस इतनी सी बात है। क्या मैं उस डिवेंचर के बदले में इससे पैसे ले सकता हूँ? नहीं सर, आप पैसे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपने उसका बिजनेस खरीदा है, और अगर आपने उसका बिजनेस खरीदा है, पैसे उससे लेने नहीं बनते, उसके देने बनते हैं। तो इस वजह से हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम उसको ये कहते हैं भाई तू हमारी कंपनी के डिवेंचर्स ले जा। बात क्लियर है? हाँ जी सर, ठीक है। चलो, अगर मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे उससे कितने के खरीदे, 6 लाख रुपीस के, जितने से क्रेडिट हुआ था उतने से डेबिट हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी सर। चलो, अब मैं उसको डिबेंचर्स दे रहा हूँ, तो क्या करूँगा सर, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, याद आ गया। हाँ जी सर, डिबेंचर्स मैं क्यों क्रेडिट कर रहा हूँ? क्योंकि डिबेंचर्स कंपनी के क्या होती है सर, लाइबिलिटी होती है, और हम इशू कर रहे हैं उसको, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए डिबेंचर्स हमारे क्रेडिट हो रहे हैं। बात क्लियर है? हाँ जी सर। अब आपको ना यहाँ पे एक चीज चेक करनी है सबसे पहले कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू कर रहे हो, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। अब एक बात बताओ सर, डिबेंचर आप 3 केसेस कर सकते हो, या तो डिबेंचर आप इशू करोगे पार पे, या आप उसको डिबेंचर इशू करोगे प्रीमियम पे, या फिर डिबेंचर इशू करोगे आप उसको डिस्काउंट पे। या तो आप डिबेंचर इशू करोगे पार पे, या तो इशू करोगे प्रीमियम पे, या इशू करोगे डिस्काउंट पे। ये 3 केस ही हो सकते हैं। हाँ जी सर। अच्छा जी, अब मेरे को बताओ, मैंने आप एक और चीज बताई थी, फेस वैल्यू, और क्या बताई थी, इशू प्राइस। सर फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? सर फेस वैल्यू का मतलब होता है ओरिजिनल प्राइस, यानी कि ओरिजिनल प्राइस कितना है, मतलब अगर वो डिवेंचर जन्म लिया था जब उसने, वो कितने का पैदा हुआ था, मतलब क्या प्राइस रखा था कंपनी ने उसका ओरिजिनल, सर 100 रुपये। ठीक है जी। इशू प्राइस का मतलब होता है कि वो मार्केट में कितने का सेल हो रहा है, मार्केट में सेल कितने का हो रहा है, दोनों में फर्क है। इशू प्राइस यानी कि जितने का मार्केट में सेल हो रहा है, और फेस वैल्यू का मतलब वो ओरिजिनल में बना कितने का था। देखो सर, अब मैं आपको ये समझाता हूँ। अगर 100 रुपये का डिवेंचर मैं 100 रुपये का ही इशू करता हूँ, तो दिस इज अ केस ऑफ पार, मतलब मैं डिवेंचर पार पे इशू कर रहा हूँ, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर। बात क्लियर है? लेकिन अगर मैं 100 रुपये वाला डिवेंचर मार्केट में 110 रुपये का बेच रहा हूँ, दिस इज अ केस ऑफ प्रीमियम। ये किसका केस हो गया सर? प्रीमियम का केस हो गया। लेकिन अगर मैं 100 रुपये वाला डिवेंचर 90 रुपये का बेच रहा हूँ, दिस इज अ केस ऑफ डिस्काउंट, यानी कि कंपनी को इसमें नुकसान हो रहा है, इसमें कंपनी को फायदा हो रहा है, और इसमें कंपनी को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। पहले बात क्लियर होगी? हाँ जी सर। पहले आपको इस चीज़ की पहचान होनी चाहिए कि फेस वैल्यू क्या होता है और इशू प्राइस क्या होता है। अगर मैं फेस वैल्यू वाली चीज़ इशू प्राइस भी बराबर में बेच रहा हूँ, यानी कि 100 रुपये की चीज़ 100 में बेच रहा हूँ, तो ये दिस इज़ अ केस ऑफ पार। लेकिन अगर मैं 100 रुपये वाली चीज़ 110 में बेच रहा हूँ, तो दिस इज़ अ केस ऑफ प्रीमियम, कंपनी को 10 रुपये का फायदा हो रहा है। लेकिन अगर कंपनी 100 रुपये वाली चीज़ 90 रुपये में बेच रही है, 90 रुपीज़ में बेच रही है, दिस इज़ अ केस ऑफ डिस्काउंट, कंपनी को 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। बात क्लियर है? हाँ जी सर। चलो, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है सर, नंबर ऑफ डिबेंचर इशू। नंबर ऑफ डिबेंचर मतलब कितने डिबेंचर इशू कर रहे हो, कैसे निकालोगे नंबर ऑफ डिबेंचर इशू, कैसे निकालोगे नंबर ऑफ डिबेंचर इशू। ये देखो, पहले तो बताओ उसके पैसे कितने देने बनते हैं सर, 6 लाख देने हैं, तो मैंने लिख दिया 6 लाख। अब इसको डिवाइड किससे करो, आपसे मैं एक चीज पूछता हूं कि ना, आपने 5 लाख रुपीस की या 6 लाख रुपीस की चॉकलेट्स खरीदी, क्या खरीदी सर, चॉकलेट्स खरीदी, ठीक है, 6 लाख की, और पर चॉकलेट 100 रुपये की है, पर चॉकलेट कितने की है, 100 रुपये की है, ठीक है। लेकिन आपको दुकानदार ने 120 रुपये की दी, वो चॉकलेट 100 रुपये वाली चॉकलेट 120 की दी, तो आप मेरे को बताओगे आपने कितनी चॉकलेट्स खरीदी, सोच के बताओ। जितनों का भी मैथ स्ट्रांग है ना, जो कहते हैं मैथ में धुरंधर है, हमारे से जो मर्जी पूछ लो। अब मेरे को बताओ सर, 6 लाख रुपए की आपने चॉकलेट टोटल खरीदी है, 6 लाख चॉकलेट नहीं खरीदी, 6 लाख रुपए की, यानी कि रुपीस लगा दूं, और वो चॉकलेट जो सी खरीदी है वो 100 रुपये की थी, लेकिन उस दुकानदार ने आपको 120 रुपये की दी है। सर ये सिंपल सी बात है, इसको आप 120 से डिवाइड करो ना, 100 तो आप हमें पागल बनाने के लिए कह रहे हो। अगर वो 100 की चॉकलेट थी लेकिन दुकानदार ने हमें 120 की दी, तो हमें 100 से मतलब ही नहीं है। फिर मैंने कहा हाँ जी, मैं भी तो ये समझा रहा हूँ कि अगर आपको कोई पर्सन 100 रुपये वाली चीज़ 120 में देता है, तो आपको उस 100 रुपये को कंसिडर नहीं करना, जितने की दे रहा है उसको कंसिडर कर रहा है। बात क्लियर होगी? हाँ जी। तो ये जितने की दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं सर, दिस इज मार्केट प्राइस, यानी कि इशू प्राइस।
और जितने की थी वो चीज़ उसे हम क्या कहते हैं सर, फेस वैल्यू। तो सर हमें यहाँ से ये समझ आया कि जब हमने डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड जब निकालने हैं, तब हमने जितने पैसे वेंडर को देने हैं उसको किससे डिवाइड करना है सर, इसको हमने डिवाइड करना है इशू प्राइस से। किससे डिवाइड करना है सर, इशू प्राइस से। बस मैंने आपको यही सिखाना था, चॉकलेट वाले एग्जांपल से मैंने आपको ये सिखा दिया कि आपने जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं, कितने डिबेंचर इशू करे, वो कैसे निकालने हैं, अमाउंट पेबल टू वेंडर, कि जितने वेंडर को पैसे देने बनते थे उसको किससे डिवाइड कर दो सर, इशू प्राइस से। किससे डिवाइड कर दो, इशू प्राइस से। तो अब बताओ, अगर मैं पार वाला केस लूँ तो 100 इसमें इशू प्राइस कितना है 100, तो 100 से डिवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर मैं प्रीमियम वाला केस लूँ, इसमें इशू प्राइस कितना है सर 110, तब उस केस में कितने से डिवाइड करूंगा 110 से। लेकिन अगर मैं डिस्काउंट वाला केस लूँ ये वाला, तो यहाँ पे कितने से डिवाइड करूंगा 90 से। बात क्लियर होगी। डिवाइड किससे करोगे बस ये बता दो। यहाँ पे अगर गलती कर दी तो सारी एंट्री गलत है, यहाँ पे सही से कर दिया तो पूरा क्वेश्चन ठीक है। बताओ जी, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, कितने डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं, कैसे निकालोगे, अमाउंट पेबल टू वेंडर, जितने पैसे वेंडर को देने थे उसको किससे डिवाइड कर दो सर, इशू प्राइस से। और इशू प्राइस का मतलब होता है कि जितने का वो डिबेंचर इशू करा हमने, 100 का डिबेंचर अगर 110 का इशू करा तो 110 उसका इशू प्राइस है। 100 का डिबेंचर अगर 100 रुपये में ही इशू करा तो वो उसका इशू प्राइस कितना है सर, 100 रुपये ही है। लेकिन अगर 100 रुपये का डिबेंचर 90 रुपीज़ का इशू करा तो उसका इशू प्राइस कितना है सर, 90। तो हम इस डिवाइड किससे करेंगे, इशू प्राइस से। बात क्लियर होगी। हाँ जी सर। तो आप जब इसको डिवाइड कर लोगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल के आ जाएंगे। हाँ जी सर, निकल के आ जाएंगे, बिल्कुल सही बात है सर। चलो बात क्लियर होगी। हाँ जी सर। चलो अब मैं आपको इसके अंदर छोटा सा कंसेप्ट और जो सा रह गया डिस्काउंट और प्रीमियम का, वो भी बता दूं। देखो अब आप मेरे साथ यही वाला केस यहाँ पे अब ध्यान से देखना। अगर मैं पहला केस करूँ 6 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो कितने डिबेंचर आएंगे सर निकल के 6000। ठीक है जी, 6000 मल्टीप्लाई बाय 100। आपको पता डिबेंचर के अंदर औकात जाती है ओरिजिनल अमाउंट, आप भेज दोगे। अगर 100 का डिबेंचर 100 में इशू हुआ तो डिबेंचर अकाउंट में कितने पैसे जाएंगे सर, 100 रुपये। बात क्लियर है, ठीक है सर। लेकिन अगर सर 6 लाख रुपए का डिबेंचर हमने इशू करा 120 का, 110 ने 120 लिख लो, क्योंकि वो मैं जब डिवाइड करूंगा तब दिक्कत आएगी। ठीक है, पॉइंट्स में जाएगा। 6 लाख डिवाइडेड बाय 120, तो कितने डिबेंचर्स निकल के आएंगे सर, 5000 डिबेंचर निकल के आएंगे। अच्छा सर, तो उस केस में डिबेंचर 5000 निकल के आएंगे। मैंने कहा हाँ जी। तो उस केस में एंट्री क्या पाओगे, देखो, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अगर आप 100 रुपये वाली चीज किसी को 120 की इशू करोगे तो आपको 20 रुपये का सर क्या हो रहा है, फायदा, और उस फायदे को हम क्या कहते हैं सर, प्रीमियम, इशू का प्रीमियम। ठीक है, तो आप पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लोगे। हाँ जी सर, कैसे निकालोगे, अमाउंट पेबल टू वेंडर, कितने पैसे देने, 6 लाख, और आपने 100 रुपये का डिबेंचर कितने का बेचा, 120 का, तो डिवाइड किससे करोगे सर, 120 से। तो ये डिबेंचर निकल के आया सर 5000। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे तो 6 लाख लिख दूं, वेंडर को 6 लाख देने हैं। अब डिबेंचर अकाउंट में कितने पैसे लिखूं सर, डिबेंचर कितने इशू करें, 5000। 5000 डिबेंचर इशू करें, 5000 पे के नहीं, 5000 डिबेंचर। अब इसके अंदर बताओ डिबेंचर में क्या जाती है सर, डिबेंचर के अंदर ना ओरिजिनल अमाउंट जाती है। हमने जो आपने हमें 6 केसेस सिखाए थे ना इससे पहले, उसमें आपने बताया था कि डिबेंचर के अंदर ओरिजिनल अमाउंट जाती है 100 रुपीज़ की। तो लो जी, यहाँ पे भेज दो 100 रुपीज़। अब बताओ 100 रुपये की जगह 20 रुपये में बेचोगे तो आपको फायदा होएगा या नुकसान होएगा सर, फायदा होएगा। और फायदा क्या होता है सर, इनकम होती है। और इनकम का नेचर क्या होता है सर, नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है, इसकी इनकम का नेचर होता है क्रेडिट। तो इसको क्रेडिट में भेज दो। मैंने कहा हाँ जी। अगर आपको नहीं भी पता ना क्रेडिट में भेजना है तो खुद सोचो बैलेंसिंगर कहाँ आ रही है। 6 लाख अगर डेबिट हो रहा है, 5 लाख क्रेडिट हो रहा है, तो बैलेंसिंगर तो कहाँ आ रही है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट हो जाएगी। कितने से, 1 लाख से। निकाल के दिखाऊं कैसे एक आया, 1 लाख। ये देखो 5000 डिबेंचर है, पर डिबेंचर में 20 रुपये का फायदा हो रहा है, तो 1 लाख रुपये। बोलो जी, क्लियर हो गया। हाँ जी सर, क्लियर हो गया, मजा आ गया। अब आगे बताओ हमें। मैंने कहा जी देखो, बात क्लियर है, बोलो जी। हाँ जी सर, चलो जी आगे बताओ। अब मैंने कहा सर आप अगर यहीं पे लगते हैं, अगर अब आप 100 रुपीज़ वाला डिबेंचर इशू कर रहे हो, मैं इसको ऐसा लेता हूँ जिससे वो ना आए, पॉइंट्स में ना जाए। 85 भी जा रहा है, और इसको 80 से डिवाइड कर 80 पे आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 100 रुपये का डिबेंचर 80 रुपीज़ का इशू करता हूँ तो मेरे को बताओ 20 रुपये का कंपनी को क्या हो रहा है सर, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। और नुकसान आपको पता है डेबिट होता है। मैंने अभी आपको लॉजिक बताया, लेकिन डेबिट में करूँगा, अभी करूँगा नहीं, आपको बैलेंस अगर खुद ही मिल जाएगी वहाँ पे डेबिट में। देखो कैसे,
वेंडर अकाउंट डेबिट, हाँ जी सर, अमाउंट पेबल टू वेंडर। 2 डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर इशू कर रहे हो ना। अभी डिबेंचर की अमाउंट कैसे निकालते हो सर, पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालो। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालोगे सर, नंबर ऑफ डिबेंचर निकलते हैं अमाउंट पेबल टू वेंडर। कितने पैसे देने हैं सर वेंडर को, 6 लाख रुपए। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करूँ, फेस वैल्यू या इशू प्राइस, बोलो। बच्चे यहाँ पे गलती पता है ये करते हैं, फेस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन आपको मैंने बता दिया किससे डिवाइड करना है। सर चॉकलेट वाला एग्जांपल याद रखना, 100 रुपये की चॉकलेट लेने गए थे लेकिन दुकानदार ने 120 की दी थी और 6 लाख की चॉकलेट लेके आए थे, तो कैसे निकालोगे सर, 120 से डिवाइड करेंगे ना जितने की लेके आए हैं। तो बताओ क्या फ़र्क है, क्या उससे मतलब है कितने की थी चॉकलेट, नहीं सर उससे क्या मतलब, हमें जब मिली 120 की है तो हम 120 से डिवाइड करेंगे। तो 6 लाख रुपये डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब 100 रुपये की चीज़ अगर 80 रुपये की बेचोगे तो 80 से डिवाइड करो या 100 से, सर 80 रुपीज़ से डिवाइड करो क्योंकि इशू प्राइस से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 80, ये कितना आ गया 7500। तो इस बार कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू करे सर, 7500 डिबेंचर इशू करे। क्लियर है सर, हाँ जी सर। तो डिबेंचर अकाउंट में क्या जाती है सर, डिबेंचर तो बहुत डीट है, ये कहता है मेरे को नहीं मतलब डिस्काउंट का केस है, पार का केस है, प्रीमियम का, मेरे को तो ओरिजिनल अमाउंट चाहिए डिबेंचर की 100, तो यहाँ पे लिख दूंगा 100 रुपये। तो डिबेंचर अकाउंट में आ गया 7.5 लाख यानी कि 7,50,000। अब बताओ बैलेंसिंग करके आ रही है सर, डेबिट में आ रही है। और डेबिट में क्यों आ रही है, क्योंकि इस केस में आपको नुकसान हो रहा है, और जब भी डिबेंचर नुकसान पे इशू होता है तो कौन डेबिट कौन जन्म ले जाता है सर, डिस्काउंट ऑन इशू। ठीक है जी, कितने रुपए लिख दोगे, 1.5 लाख। अभी 1.5 लाख कैसे हैं ये देख लो, आपने कितने डिबेंचर इशू करे सर, 7500। और पर डिबेंचर पे कितने का नुकसान हुआ सर, 100 का डिबेंचर अगर 80 रुपये का इशू करेंगे तो 20 का नुकसान होगा। तो मल्टीप्लाई कर लो सर, कितना आ जाएगा, आ गया सर 1.5 लाख रुपये, 75 इंटू 20। बोलो जी, ये मैंने आपको तीनों केसेस करा दिए, पार का, प्रीमियम का और डिस्काउंट का, बस ये कंसेप्ट था। ठीक है, अगली क्लास के अंदर हम इसकी जर्नल एंट्रीज लिखेंगे। ठीक है, ये वैसे जो मैंने लिखवाई है बस इसको फेयर में लिखवा दूंगा नोट्स की फॉर्म में। ठीक है, और ये सारे केसेस मैंने आपको समझा दिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। टिल दैट टाइम आप इस कंसेप्ट को रिवाइज करें, इस क्लास को दोबारा देखें। ठीक है, और मैं ये क्लास जो है यूट्यूब पे डालूंगा। ठीक है जी, ताकि आप कभी भी कंसेप्ट रिवाइज करना चाहें तो यूट्यूब पे आप रिवाइज कर सकते हैं, इसी क्लास के नाम से डालूंगा। ठीक है जी, और ध्यान रखना। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे लेक्चर्स नहीं बाय करें वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके। ठीक है जी, आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है जी, चलो जी, मोर वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें टीपी क्लासेस को। ठीक है, और प्रेस करें बेल आइकन को। ठीक है सर, ओके, बाय बाय, टेक केयर।